So student, our next topic is new and old terminology. अब जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे कि लोगों की सोच बदल रही थी। जब सोच बदल रही थी तब लोगों की जो भाषा है वो भी अलग-अलग बदलने लगी। जैसे-जैसे लोग ज़्यादा होने लगे, जैसे-जैसे लोग अपने-अपने एरिया की बाउंड्रीज़ बनाने लगे, तो जो पहले जो शब्द थे, उन शब्दों के मतलब कुछ और सेंस में अलग तरीके से और अच्छे से एक्सप्लेन करके उनकी और बताया जाने लगा। इस सेंटेंस से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे ये है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन मेनी लैंग्वेज which they have changed over the year, not just in grammar, vocabulary, and also in meaning of the word. Means जो historical records थे, उन records को जो records थे वो बहुत सारी भाषाओं में रखा जाने लगा और वो जैसे अलग अलग जब भाषाओं में जो इन records को रखा जाने लगा तो सबकी meanings भी अपने अपने accordingly सबने अपना अपना अपने अपने तरीके से रखना शुरू किया। ओके, इन इसी का एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ आप लोगों को। इन अ मिडिवल पीरियड में एक पर्शियन रूलर था जिसका नाम था मिनाजे सिराज, जिसने एक वर्ड यूज किया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान अकॉर्डिंग टू हिम मतलब इनके अनुसार वो एरिया था जो गंगा यमुना रिवर के आसपास वाला एरिया। मतलब कि हम एक तरह से ये कह सकते हैं वो नॉर्दर्न साइड जहाँ पे पंजाब, हरियाणा और वो सारे एरियाज जो गंगा यमुना के आसपास हैं। बेसिकली द एरिया अंडर द रूल ऑफ दिल्ली सुल्तान के आसपास वाला एरिया। इस हिंदुस्तान में साउथ इंडिया इंक्लूडेड नहीं था, मतलब कि ये क्लियर है कि वो नॉर्दर्न साइड वाला एरिया। ओके, वही थोड़े कुछ सेंचुरी बाद मीन्स इन 16th सेंचुरी हम देखेंगे तो बाबर ने फिर से ये हिंदुस्तान वर्ड यूज किया, बट इनके अकॉर्डिंगली ये इन्होंने हिंदुस्तान को डिस्क्राइब इस तरह से किया, यही इन्होंने ये ऐसे डिस्क्राइब किया कि हिंदुस्तान की जो ज्योग्राफी है, मतलब उनके पूरा जो एरिया है, पूरा फ्लोरा फोना, उनके हिंदुस्तान में जो कल्चर फॉलो होते हैं, जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो ये पूरे एरिया को कवर कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को इंक्लूड करके बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया। इनके अकॉर्डिंगली इस हिंदुस्तान में भी नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, ये सारा इंक्लूडेड था। अब अगर हम आज की बात करें तो आज हिंदुस्तान की अलग ही कुछ डेफिनेशन है। ओके, पहले हिंदुस्तान जो है उसको डिफाइन करने के लिए हिंदुस्तान का मतलब वो पूरा ज्योग्राफिकल एरिया और उनके पूरे कल्चरल आइडेंटिटी, ये सारा चीज़ इंक्लूड होता था। और आज हिंदुस्तान एक नेशन है, मतलब वो छोटे छोटे स्टेट्स को जोड़ के एक बड़ा सा एरिया, जिस एरिया को हम हिंदुस्तान कहते हैं और इंडिया कहते हैं, जिसमें नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ओके, एक और एग्जांपल हम लेते हैं फॉरेनर वर्ड का। ओके, अब ये फॉरेनर वर्ड आज हम जानते हैं, फॉरेनर मतलब वो जो इंडिया का नहीं है, मतलब कहीं बाहर देशों से आया हुआ है या कहीं बाहर नॉन इंडियन है। ओके, लेकिन अर्लियर समय में, जब पुराने समय में था, फॉरेनर मतलब स्ट्रेंजर, मतलब वो पर्टिकुलर स्टेट का या पर्टिकुलर उस कस्बे का या छोटे से गांव का ना हो, वो किसी और गांव से आया है और किसी और से आ रहे, तो उसको ही वो लोग फॉरेनर कहते थे, मतलब स्ट्रेंजर। और हिंदी में कहेंगे तो उसको परदेसी कहते हैं। ओके, अब ये सारी चीज़ों की बातें, ये सारी चीज़ों का पता कैसे चलता था? हिस्टोरियंस जो थे उनको वो हिस्टोरियंस को कुछ सोर्सेस की ज़रूरत थी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। हिस्टोरियंस अपने रिकॉर्ड रखने के लिए, पहले जो हिस्टोरियंस थे उनके पास ज़्यादा कुछ सोर्सेस नहीं थे। इन दिस पीरियड हिस्टोरियंस रिलाइड ऑन द कॉइन, मतलब पुराने कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें इनकी सोर्सेस हुआ करती थी। द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली इन दिस पीरियड। अब ये इस पीरियड में वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल रिकॉर्ड, बहुत सारे टेक्सटाइल रिकॉर्ड इनको मिले। यही इनके सोर्स थे नए हिस्ट्री को दोबारा से लिखने के लिए। अब ये सारी चीज़ें लिखने के लिए जो है
इनको कुछ और भी चीज़ें चाहिए जैसे कि पेपर। तो पेपर उनको इजीली अवेलेबल उस थोड़े दिनों के बाद जब ये रिकॉर्ड रखना शुरू किए तब इनके पास पेपर इनको अवेलेबल हुआ। अब ये समय पेपर भी बहुत सारी चीज बहुत हो गया और इन चीज़ों में उन्होंने अपने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड रखने शुरू किए। तो कुछ तो लिखना था पेपर्स में, तो वो क्या करते थे, होली टेक्स्ट लिखा करते थे उन पेपर्स पे। होली टेक्स्ट और द क्रॉनिकल्स ऑफ द रूलर। क्रॉनिकल्स ऑफ द रूलर मतलब स्टेप बाय स्टेप, टाइम बाय टाइम कौन सा रूलर आया, कैसे रूल किया, ये सारी चीज़ें। उनके लेटर्स, फिर उनके टीचिंग ऑफ द सेंट, पिटिशंस and the judicial record for registration of the account of registration on of account and taxes. Okay. जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जैसे समय चेंज हो रहा था, समय चेंज हो रहा है, नए नए आइडियाज जब आ रहे हैं, तो नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस जब बन रहे थे, उसके अकॉर्डिंगली जब न्यू टैक्सेस लेना शुरू किया। पहले समय में जो है वो टैक्स नहीं लिया करते थे, कोई भी कहीं भी रह सकता था। लेकिन जैसे जैसे नए नए रूलर्स आए, नए नए आइडियाज आने शुरू किए, तो इनके नए नए टैक्सेस, अब इनका भी रिकॉर्ड रखने के लिए पेपर की ज़रूरत होने लगी। तो ये सारी चीज़ें भी उस समय में ये स्टार्ट हुआ कि ये सारी चीज़ें एक पेपर में रखा जाए कलेक्ट करके। ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द वैल्यू ऑफ पेपर। अब जब पेपर आ ही गया है, उसमें इन्वेंट हो ही गया है, तब इसकी वैल्यू क्या थी तब। ठीक है। इन द 13th सेंचुरी, अब इसकी थोड़ा हम पीछे जाते हैं। जब मैंने यहाँ पे ये कहा कि पेपर इजीली अवेलेबल हो गया, इजीली अवेलेबल तब हुआ जब सबसे पहले ये जब इन्वेंट हो गया, पेपर जैसी चीज जब इन्वेंट हुई, तब ये बहुत कॉस्टली थी और बहुत ही कम समय में चीजें थी। ये क्यों हुई इन्वेंट, क्योंकि दिक्कत कहाँ हो रही थी। इन द 13th सेंचुरी एक स्कॉलर ने सोचा कि ये जो रिकॉर्ड्स है, इसको एक बुक की तरह से उसको कॉपी करें। अब कॉपी करे तो कहाँ करें, तो इसने क्या किया, एक मैन्युस्क्रिप्ट को ही धो दिया। मैन्युस्क्रिप्ट को धोया, सुखाया और वहीं पे दोबारा से उसने लिखना शुरू किया। अब ये प्रॉब्लम बार बार आए, तो इसलिए उस समय किसी ने पेपर का इन्वेंशन किया। जब इन्वेंट किया तो पेपर बड़ी इजीली बहुत सारे अमाउंट बहुत ज़्यादा होने लगा और इसका अच्छे से यूटिलाइज करना शुरू किया। नेक्स्ट, कुछ सेंचुरी बाद, ठीक है, अब अगर हम आज की बात करें, कुछ सेंचुरी बाद अगर हम आज के सेंचुरी की बात करें, तो आप देखोगे कि पेपर जो है, जब हम कोई चीज़ें हम मार्केट में खरीदने जाते हैं, तो कुछ कुछ ऐसे सामान हैं जिनको जो शॉपकीपर्स है वो पेपर में ही रैप करके दे देते हैं। ठीक है। तो मतलब अब उस समय जब नया इन्वेंट हुआ था तब और आज में पेपर की वैल्यू है वो कितनी कम हो गई है। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगी। एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी ऑफ एल्युमिनियम। क्या है स्टोरी ऑफ एल्युमिनियम? इसमें क्या है कि पहले के समय में जो राजा महाराजा थे वो सोने चांदी के बर्तनों में खाया करते थे। ठीक है। अब किसी ने एल्युमिनियम का इन्वेंशन किया। अब एल्युमिनियम जो है वो बड़ी चमकदार चीज थी, बड़ी अच्छी और बड़ी शाइनी चीज लग रही थी। तो राजा महाराजा ये जो एल्युमिनियम के बर्तन थे, इसमें मेहमानों को या बहुत ही रिच लोगों को इनको इसमें खिलाना शुरू किए, और सोने चांदी के जो बर्तन थे इसमें नौकरों को देना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप आज देखोगे तो वही एल्युमिनियम जो है वो इतना सस्ता है और सोने चांदी जो है इतनी महंगी होती है। ठीक है, ये आपकी वैल्यू। इसका मतलब, स्टोरी का मतलब, कहने का मतलब ये है कि जब चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा आ जाने लगती है और लोग इसको और ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तब एल्युमिनियम भी नया नया इन्वेंट हुआ, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही कीमती चीज़ थी। जैसे जैसे ही ये चीज़ें और ज़्यादा बनने लगी, हर कोई इसको अपने यूटिलाइज में लाने लगा, तो इसकी कीमत जो है वो धीरे धीरे कम होने लगी। अब तब जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, जो बहुत ही प्रेशियस हैं, जब ये पेपर नहीं था, जब मैन्युस्क्रिप्ट में चीज़ें थी, तब इस चीज़ों पे ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो कहाँ कलेक्ट होती थी। नेक्स्ट टॉपिक है, ये मैन्युस्क्रिप्ट एक बहुत ही कीमती चीज़ थी। इसे रखने वाले भी वेल्दी पीपल, मतलब रिच लोग ही होते थे, और रिच लोग, रूलर्स, मॉनेस्ट्रीज या लाइब्रेरी या टेम्पल के किसी इसमें इन मैन्युस्क्रिप्ट को रखा जाता था। इसको बड़े संभाल के, बड़े ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के हिसाब से इसको रखा जाता था।
ओके, क्यों? क्योंकि तब कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। प्रिंटिंग प्रेस ना होने के कारण ये चीज़ें हमारी इम्पोर्टेंट धरोहर हुआ करती थी। ओके, तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है इनको कॉपी करके, इनको बार बार अगर कॉपी किया है तो ये कॉपी भी सिर्फ हाथ से लिखी हुई चीज़ों से ही इसको बार बार कॉपी किया जाता था। ओके, समय के साथ साथ एक कॉपी से दूसरी कॉपी होते होते इसमें काफ़ी चेंजेस आने शुरू हो गए। धीरे धीरे एक मैन्युस्क्रिप्ट से जो कॉपी होता था दूसरी कॉपी में, तो उसमें क्या चेंजेस, फिर वो कॉपी और कोई दूसरा लिखता था तो उसमें कुछ और चेंजेस। अब देखो, जैसे कि अब मैं इस डायग्राम से आपको बताऊं, जैसे कि ये अपना ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है, इसको एक बंदे ने कॉपी किया, कुछ लोगों ने इसको कॉपी किया, सभी ने अपने अपने सुविधा अनुसार कॉपी किया और उसमें कुछ कुछ चेंजेस आ गए। अब यही मैन्युस्क्रिप्ट दोबारा और किसी ने लिया और उसको फिर से अपनी लैंग्वेज में इसको कॉपी किया, फिर उसमें कुछ चेंजेस आए। तो कुल मिला के जो लास्ट में हमको मैन्युस्क्रिप्ट, जो हिस्टोरियंस को लास्ट में मैन्युस्क्रिप्ट मिले, उसमें ओरिजिनल वाले से काफ़ी कुछ चेंजेस थे। अब हमारे हिस्टोरियंस जो है वो यही मैन्युस्क्रिप्ट पे डिपेंड रहते हैं। ओके, वी डू नॉट फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे, वी आर डिपेंड ऑन द कॉपीज ऑफ द लेटर स्क्राइब्स। ओके, जो हमारे पास कॉपीड है उन्हीं पे हमको डिपेंड रहना पड़ता है, उसी को हम आज के डेट में रियल मानते हैं। ओके।